देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कला का वर्गीकरण भी पढ़ा था कि कला कितने प्रकार की है, उपयोगी कला और ललित कला। लेकिन आज हम कुछ और भी इसके पाठ पढ़ेंगे जो कि कला का सामान्य भेद कर दिया है सामान्य तरीके से। तो कला का सामान्य भेद, मतलब कुछ उपयोग के आधार पर भी कला का वर्गीकरण कर दिया है। तो वो तरह तरह के हैं। तो पहली बात उन्होंने ये कही, हमने दो रूप माने थे, उपयोगी और ललित कला। उपयोगी और ललित कला दो भागों में हमने बांटा था, लेकिन सामान्य कुछ और भी भेद किए हैं इसके ललित कला। ललित कला के कुछ सामान्य निम्न भेद। हालांकि कला को विभाजित करना आसान नहीं है, विद्वानों में बहुत मतभेद रहा, फिर भी अपने अपने आधार में लोगों ने परिभाषाएं भी दी और वर्गीकरण भी किया और भेद भी बताया। तो पहला इन्होंने जो भेद किया है शैक्षणिक, जिनका पहला भेद है शैक्षणिक पाठ्यक्रम के आधार। तो शैक्षणिक का मतलब होता है शिक्षा के आधार, पढ़ाई लिखाई के आधार पर उन्होंने शैक्षणिक रूप से किया है। और इसके भी उन्होंने दो भेद बताए। इसके दो भेद क्या बताए? पहला इन्होंने कहा व्यावसायिक कला, और दूसरा इन्होंने कहा उदार कला। ये क्या था आपका ललित कला का, जैसे निम्न प्रकार के भेद बताए हैं उसमें पहला भेद है कौन सा? शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुसार। अब व्यावसायिक कला के आधार पर जब उन्होंने वर्गीकरण किया तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी कलाओं को रखा गया? तो इसके अंतर्गत रखी गई जैसे मिस्त्री, और क्या क्या सकता, सोनारगिरी, बढ़ईगिरी। क्यों ये सब आए? क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय के आधार पर अपना कला का प्रदर्शन करता था और अपनी जीविका का साधन भी बनाता था, यानी इससे वो कमाई भी करके अपना खर्च चलाता था। लेकिन अगर ये कला ना होती तो शायद वो अपने आर्थिक स्तर को भी नहीं सुधार पाता। फिर इसके बाद उदार कला, तो इसके अंतर्गत रखा क्या गया? इसके अंतर्गत रखा गया संगीत, तर्क, व्याकरण, संगीत, तर्क, व्याकरण, भाषण आदि को रखा गया। अब उदार का क्या होता है? जिसके प्रति हम अपनी दिलचस्पी दिखाएं, उदारता दिखाएं, वही हमारी क्या है? उदारता। जैसे संगीत के प्रति किसी से बात करके तर्क की भाषण देना भी एक कला है, ठीक है। व्याकरण भी एक कला ही है। व्याकरण का ज्ञान सबको नहीं होता है, लेकिन कुछ ही लोगों को होता है, वो भी क्या है? एक उनकी उदारता है। तो पहले हमारा था शैक्षणिक पाठ्यक्रम के आधार पर कला, और इसे किसके भेद है? तो ललित कला के ही सामान्य भेद किए हैं, क्योंकि ललित कला को इससे पहले बताया गया 5 प्रकार की है। बताया गया था कौन कौन सी? संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, ये सब क्या है आपकी? ये पांचों आपकी ललित कला है। लेकिन ललित कला में इन्होंने सामान्य भेद
भेद का मतलब सामान्य तौर पे, अगर क्योंकि अलग अलग विद्वान आए तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने आके सामान्य भेद किया, नहीं हम इस आधार पर कला को समझ सकते हैं या जान सकते हैं या मान सकते हैं। पर पूर्ण रूप से ललित कला के 5 ही भेद माने गए हैं, जो मैंने पहले बार आपको बताया है। अगर एथेंटिक टीजीटी में पूछता है तो आपको यही बताना है कि ललित कला के 5 भेद होते हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला और काव्य कला। यही 5 माने। अब यहाँ तक आपने समझ लिया, आगे बढ़े। क्योंकि इसके निम्न भेद है, जाहिर सी बात है कहीं पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ। अब इसके बाद दूसरा जो इनका भेद आता है, दूसरा भेद है रूप के आधार पर कला का भेद। रूप के आधार पर कला के, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब रूप के आधार पर भी उन्होंने कितने प्रकार का बताया है? 2 प्रकार। अब रूप को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। क्या था पहला और दूसरा? पहला है रूपात्मक कला। पहले भेद को इन्होंने कहा रूपात्मक कला। रूपात्मक का अर्थ कोई बताए? जिसमें रूप दिखाई देता हो, जिसका एक कोई स्वरूप हो, तो स्थान के आधार पर इसे अचल कला भी कहा जाता है। यानी अगर कहें तो इसे हम अचल कला भी, अचल का मतलब जो चलायमान है, और जो चलायमान ना होगा, सिर्फ देखा जा सकता होगा, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? उसके अंतर्गत आएगा चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब देखी जा सकती है ना, और चलायमान होती नहीं है। और कौन सी आएगी? वास्तुकला भी आ जाएगी, क्योंकि वास्तुकला भी चलायमान नहीं। दूसरा इन्होंने क्या पाठ किया? गत्यात्मक कला। गत्यात्मक का कोई अर्थ बताओ? इसमें कोई गति हो? गति अर्थात जो गति के आधार पर कला, गति के आधार पर कला, या जिसे आप साधारण भाषा में कहें चलायमान, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? संगीत कला, काव्य कला। संगीत कला, काव्य कला, ये दोनों क्या है आपकी? गत्यात्मक। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गति के आधार पर कौन कौन सी कला है, तो संगीत कला, काव्य कला, और रूप के आधार पर हमारी चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, जो कि रूप के आधार पर है लेकिन अचल नहीं है, जो चल नहीं सकती। तो ये इसका दूसरा भाग था। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा। तीसरी बात क्या कही? तीसरा भेद इन्होंने क्या किया? तीसरा भेद है इंद्रियों के आधार पर कला के भेद। इंद्रियों के आधार पर कला के भेद। अब इंद्रियों क्या है पता है किसी? कौन कौन सी इंद्रियां? आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब हमारी क्या है? इंद्रियां हैं। इनको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। अर्थात कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भाग क्या क्या थे? पहला था आंख को आनंद देने वाला कला। आंख को आनंद देने वाली कला। इसके आधार पर कौन कौन सी? जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या है भाई? जो हमको देख सकते हो, सिर्फ केवल देखी जा सकती है, तो 2 ही दी जाएंगी, चित्रकला, मूर्तिकला, और स्थापत्य को भी ले सकते हैं, जैसे ताजमहल, ठीक है।
स्थापत्य कला। क्यों? स्थापत्य कह लीजिए चाहे वास्तु कह लीजिए, ठीक है, दोनों बात कह सकते हैं। जैसे कि आपका ताजमहल, जो कि हम देख कर आनंद लेते हैं, कितना खूबसूरत बना है और मन प्रफुल्लित होता है कि देखो जिसने भी बनाया है तो कितने सुंदर बनाया है, लोग आज भी याद करते हैं, और जिसने जिसके लिए भी बनाया है उसको भी याद करते हैं। फिर इसके बाद है कान को आनंद देने वाली कला। कान को, दूसरी है कान को आनंद देने वाली। इसके अंतर्गत कौन कौन सा होगा? संगीत कला। भाई कान को एक ही चीज दे सकते हैं, कौन सा? संगीत। चाहिए हाँ, संगीत कला, संगीत कला और काव्य कला, क्योंकि काव्य को सुना पढ़ा दोनों जा सकता है, इसलिए इसके अंतर्गत काव्य कला भी विद्यमान है। तीसरी इन्होंने कहा बात, तीसरा जो भाग बताया इन्होंने कहा आंख और कान दोनों को आनंद प्रदान करने वाली। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कला लेंगे? जैसे कि नृत्य हो गया। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जब हम कुछ चीजें अनुभूति करते हैं तो कुछ कुछ नाटक है क्रिएट करते हैं, नृत्य बनाते हैं, तो इसके अंतर्गत जब हम अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं तब इसके अंदर हम करते हैं नृत्य और दूसरा क्या बताया? नाटक। ये दोनों है, क्योंकि ये श्रव्य और दृश्य दोनों है, अर्थात देखी भी जा सकती है और सुनी भी जा सकती है। तो ये हमारा क्या था, इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया और 3 भागों में इन्होंने बांटा। आंख को आनंद देने वाली, कान को आनंद देने वाली, फिर आंख और कान दोनों को आनंद देने वाली कला। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यह आपका तीसरा भाग था, इसके बाद चौथा। चौथा भेद है क्या? मूर्तता के आधार पर कला का भेद, कला के ऐसे। इसको कितने भागों में बांटा? इसको 2 भागों में बांटा, मूर्त कला और अमूर्त कला। इसको 2 भागों में बांटा। पहला है मूर्त कला और दूसरा है अमूर्त कला। अच्छा, मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है? कोई बताए? मूर्तता वही पूछ रहे हैं, अब खाली मूर्त अमूर्त का मतलब बताओ, उसके बारे में बताना। कोई बताएगा? पढ़ा होगा ऐसे भी, बहुत सब्जेक्ट में ये सब शब्द आता है, जरूरी नहीं कि कला विषय में ही पहली बार शब्द का प्रयोग किया। देखिए, मूर्त का मतलब होता है जिसे हम सामने से प्रत्यक्ष अवस्था में देखते हैं, वो सब चीजें मूर्त होती हैं। ये पेड़, ये पौधे, व्यक्ति, बिल्डिंग, ये सब अपनी मूर्त अवस्था में है। और अमूर्त क्या होता है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। जैसे सपने आप देखते ना कि आज हम स्कूटी चला रहे थे, ये हमारी अमूर्त अवस्था है, यानी हमने सपना देखा या इमेजिन किया कि हम अब ये वाला फोन लिए हैं, अगली बार हम वीवो का फोन लेंगे, ये हमारा क्या है, अमूर्त चिंतन है। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा एजुकेशन में, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तो वही बात है, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था। ठीक आया समझ? तो मूर्त कला के अंतर्गत हम क्या रखेंगे? मूर्त कला के अंतर्गत मूर्ति कला और चित्रकला को रखेंगे। मूर्ति कला, चित्रकला। क्यों? क्योंकि हम मूर्तियों
देख सकते हैं। और चित्रकला के अंतर्गत हमारी कई कलाएं आ जाती हैं, पेंटिंगें वगैरह जो आपके ऑयल है, स्केचिंग है, ये सब क्या है, चित्रकला के अंतर्गत ही रखा गया है। तो जाहिर सी बात है ये हमारी मूर्त अवस्था है, हम देखते हैं, बनाते हैं, तो मूर्त अवस्था में बनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आधुनिक समय में अमूर्तता का भी प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जो हम इमेजिन करते हैं उसे ज्यादा चित्रित करते हैं। इसी तरह अमूर्त कला के अंतर्गत सिर्फ काव्य और संगीत को रखा जाएगा, काव्य और संगीत, इन दोनों को क्यों रखा? देखिए, काव्य है, जब काव्य लिखा जाता है तो जाहिर सी बात हम पहले इमेजिनेशन करते हैं कहानी की, पात्र की, तब हम जाके काव्य को लिखते हैं। और संगीत यानी गाना भी जब हम बनाते हैं तो अपने भावों को जब इमेजिन कर लेते हैं तब गाना बनते हैं। कभी कभी देखिए रोमांटिक गाना बहुत सारे आजकल बन रहे हैं। उस तरह से ये सब क्या है, हमारा अमूर्त चिंतन, अमूर्तता के आधार पर हम गाने सुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुकरण के आधार पर कलाकारी। पांचवा क्या है आपका, अनुकरण के आधार पर कलाकारी। इसे भी इन्होंने दो भाग में बांटा, ठीक है। इसे भी इन्होंने कितने बांटा, दो भाग में। अच्छा, अनुकरण क्या है? अनुकरण क्या है भाई, ड्राइंग पढ़ रहे हो तो हर एक शब्द का जब अर्थ पता चल जाएगा तो अपने आप ड्राइंग सरल हो जाएगा, ये विषय ही सरल है। अनुमाने हमेशा मैंने बताया है कि पीछा करना या पीछे चलना, इसका अर्थ यही निकाला जाता है। और करण का मतलब होता है करना, यानी किसी का अनुकरण करना। जैसे आज हम कहते हैं शाहरुख खान ने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, अब की हम ब्लैक ही लेंगे और हम ब्लैक पहनेंगे, तो ये क्या हुआ, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। यानी कि हम अगली बार सोच रहे हैं कि हम लेंगे और उसका पीछा किया, यानी उसके फैशन का ही, व्यक्ति का पीछा नहीं। तो हमने क्या किया, अनुकरण किया ना। जब हम अनुकरण कर लेंगे तभी हम किसी चीज को चित्रित करें। जैसे आप कभी लैंडस्केप बनाते हैं, पेंटिंग का एक पार्ट होता है, तो जब हम प्रकृति में बैठे होते हैं, बादलों की सीन देखते हैं या फिर हम पेड़ पौधे देखते हैं और फिर अनुकरण करते हैं उस दृश्य का पूरी तरह से, देखिए उसका भी एक अनुकरण है। उसका अनुकरण किया, उसके बाद हम कैनवास या अपने पेपर पर उसको चित्रित करते हैं। यानी अनुकरण के आधार पर अपने भावों को और प्रकृति की स्थिति को सेम यानी हूबहू बनाना ही क्या है, अनुकरण। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा था। तो पहला है अनुकरण के आधार पर, पहला भेद है अनुकरण के आधार पर, यानी जिसका हम अनुकरण करते हैं फिर हम चित्रण करते हैं। तो उन्होंने सीधी सी बात कही है, ये चित्रकार का प्रमुख भाग है। ठीक है, यानी ये चित्रकार का प्रमुख भाग है, जो जैसा देखता है, जो जैसा देखता है या जिस तरह देखता है उसको चित्रित करते हैं, उसको चित्रित करते हैं, वही उसका अनुकरण। लेकिन एक बात और कही, एक बात ये भी कही कि जो आधुनिक यानी जो वर्तमान समय चल रहा है, यानी आधुनिक समय या वर्तमान, तो चित्रकार ज्यादातर मूर्त चिंतन करके, अमूर्त चिंतन करके भी चित्रण करते हैं। जिसे हम क्या कहते
समय के लिए होती है, वो लॉन्ग टाइम नहीं चिंतन चलता है, थोड़ी देर सोचा चित्रण कर दिया। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चिंतन करते जाते हैं, चित्रण करते जाते हैं, ठीक है? अपनी इमेजिनेशन, इसीलिए इसे अनुभूति आत्मा भी कहा है। अनुभूति आत्मा और अप्रत्यक्ष रूप, समझ गए? ये अनुकरण बहुत बड़ा पार्ट है एक चित्रकार के लिए, अगर उसके पास ये ना हो तो चित्र बेकार है। फिर है एक दूसरा जो इन्होंने पार्ट किया, अनुकरण के आधार ना होने पर, यानी कि जब हम अनुकरण ना कर रहे हैं, हमने किसी का भी अनुकरण ना किया हो, किसी से भी कुछ सीखा ना हो, किसी को भी देख कर भी ना किया हो, तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही कला आएगी, वो है आपकी वास्तुकला। क्यों वास्तुकला? देखिए, वास्तुकला यानी भवन निर्माण की कला है, तो ये कोई अनुकरण करके तो सीखता नहीं है भाई। उसने जैसी बिल्डिंग बनवाई, अब आप सोचो कि सेम बिल्डिंग बनानी है, सेम कोई नहीं बनाता, कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है, या जमीन के आधार पर, स्थान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। क्योंकि हमारी तरफ अगर ईंट और सीमेंट से बनते हैं तो राजस्थान वगैरह में पत्थरों का प्रयोग ज्यादा होता है। तो वास्तुकला जो है इसीलिए अनुकरण के आधार पर नहीं है, ठीक? ये आपको समझ में आया है जी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है मनोविज्ञान के आधार पर कला के लिए। अगला इन्होंने जो किया, कला के लिए। अब मनोविज्ञान के आधार पर भी इन्होंने कला के भेद दिए, और कितने प्रकार के किए? तो 3 प्रकार के। मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 किए, 3 भेद बता। पहला क्या था? इन्होंने पहला कहा कि कला जो है अलंकरणात्मक होती है, अलंकरणात्मक। इसके अंतर्गत क्या है? अलंकरण माने क्या होता है? किसी चीज को आभूषण, आभूषण, सीधे आभूषण, सोना चांदी हीरा मोती गहने, ये सब क्या है आपके? ज्यादा नहीं लगी? अलंकरणात्मक। तो इसके अंतर्गत क्या रखा? श्रृंगार, यानी श्रृंगार के अंतर्गत सारे आभूषण भी आ जाते हैं। जब आभूषण होंगे तभी आप अच्छे लगेंगे, तैयार। ये सब क्या है? श्रृंगार की तरह। दूसरा इन्होंने किया अनुकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या? इसके अंतर्गत इन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला को भी मान लिया, क्योंकि चित्रकला और मूर्तिकला दोनों में अनुकरण किया जा सकता है, ठीक है? अनुकरण करके ही हम चित्रण कर सकते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक लोग हैं, तो इन्होंने कहा हमारे आधार से हम ये 3 प्रकार की कला को मानते हैं, कला को 3 भागों में बांट सकते हैं। और तीसरा इनका भाग है आत्म अभिव्यंजनात्मक कला, आत्म अभिव्यंजन। इसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा, इसमें मनुष्य क्या करता है? अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको कविता या नाटक के माध्यम से व्यक्त करता है। तो यानी मन के भावों को नाटक या इसके द्वारा नाटक, चित्र, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त।
कि मनोविज्ञान के आधार पर कला को 3 रूपों में बांटा गया। पहला अलंकरणात्मक, अनुकरणात्मक और आत्म अभिव्यंजनात्मक, ठीक, जिसमें मन के भाव को व्यक्त किया जाए। लास्ट है विकास के आधार पर कला की, विकास के आधार पर कला की। अब विकास के आधार पर इन्होंने कितने भेद किए, तो विकास के आधार पर भी इन्होंने 3 प्रकार के, यानी कितने भेद किए, 3 प्रकार के भेद किए। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। पहला है प्रतीकवादी कला, प्रतीकवादी। प्रतीक का मतलब कोई बताएगा? किसी चीज का चिन्ह, प्रतीक जो बने होते हैं वो सब क्या है, कला के अंतर्गत है। इसमें क्या है, प्रतीकों के द्वारा कला का निर्माण किया जाता है। प्रतीकों के द्वारा कला का निर्माण किया जाता है। इसमें भाव होते हैं, भाव पूर्णता होता है, यानी भाव दिखाई जाए। देखिए आज के जमाने में इसको क्या कहा जाता है, लोगो। हर किसी कंपनी का अपना एक लोगो है ना, जी मैम। उसी लोगो के आधार पर हम जान जाते नहीं ये एडिडास का है। जूते में एडिडास नहीं लिखा होता, लेकिन अगर एडिडास का चिन्ह बना है तो हम जान जाते हैं किस कंपनी का है, एडिडास। तो प्रतीकों के आधार पर भी कला का निर्माण किया गया है और उसके अंतर्गत हमारे भाव जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है अभिजात्यवादी, अभिजात्यवादी कला। इसके अंतर्गत क्या है, इसे एक तरीके से शास्त्रीय कला भी कहते हैं, शास्त्रीय कला भी कहते हैं। इसमें क्या रखा गया है, इसमें कहा गया है इसमें भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से होती है, यानी अपने भावों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से की जाती है। यानी जो हमारे भाव हैं उन्हें हम अच्छे से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें विचार और आकार में सामंजस्य होता है। विचार और आकार दोनों में सामंजस्य होता है। ठीक है, क्या तक बात समझ में? इसके बाद तीसरा इन्होंने कहा भाव, जो भाग बांटा है स्वच्छंदतावादी, इसको हम यहाँ लिख दे रहे नीचे। तीसरा जो भाग है स्वच्छंदतावादी या भावात्मक कला। भावात्मक कला, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहा, तीसरा भाग स्वच्छंदता का मतलब होता है जो स्वच्छंद हो, कोई भी विचार कर सकता हो, कोई भी भाव प्रकट कर सकता हो, अपने विचारों के लिए वो स्वच्छंद है, कैसे भी विचार लाए और चित्रणकार वो कर सकता है या फिर अपनी पेंटिंग बना सकता है, उसके लिए उस पर कोई बाधा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा चित्रकार या कलाकार का एक भाग ये भी हो सकता है कि वो स्वच्छंदता पूर्वक अपना कार्य करे। तो इसमें विचार और अपने भाव सफलता से व्यक्त किए जा सकते हैं। विचार और भाव सफलता से व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में है? तो ये आज आपकी क्लास में क्या था,
सामान्य तौर पर जो कला के भेद किए गए हैं वो बताए गए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो भी अगर विद्वानों ने कला का विभाजन किया है तो उपरोक्त जितनी भी बातें हमने पहले लेक्चर में सुनी है और ये दूसरे लेक्चर में भी सुन रहे हैं, तो देखा जाए तो कला का वर्गीकरण उपयुक्त और आसान नहीं है, फिर भी लोगों ने अपने अपने तर्क के आधार पर कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त।